नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं विकास सिंह आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टेट पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते रहे होंगे और बढ़िया से होली आप लोगों ने मनाया होगा। तो होली का त्यौहार जो है बहुत खास होता है, रंगों से भरी एक ऐसा जो जीवन में हमारे ये सिखाती है कि हमारा जीवन भी इसी तरीके से होना चाहिए, जहाँ पे सुख दुख साथ साथ चलते हैं, लेकिन एक ऐसी समय जो हमेशा आपको मजबूत बनाता, रंगों की तरह खुशहाली लाता, जीवन हमेशा रंगीन बनाता हो। तो इस तरीके से रंगों का त्योहार ही हमको बहुत सारे आपस में प्रेम व्यवहार करने का एक संदेश देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बढ़िया से होली मनाई होगी। तो क्योंकि होली के उपलक्ष्य में क्लासेस भी बंद थी, तो आज हम लोग बढ़िया तरीके से आप एक ऐसा टॉपिक जहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और वहाँ से आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे। तो मैं आज आपको एक ऐसे युद्ध की चर्चा करूंगा, एक ऐसे स्टेट की चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि वह स्टेट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था। तो आइए हम लोग आज उस स्टेट की बात करते हैं। उस स्टेट का विशेष तौर पे हम लोग अध्ययन करेंगे। उस स्टेट का नाम है मैसूर। ठीक है, उस स्टेट का नाम है मैसूर और मैसूर बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो मैसूर की जब हम लोग चर्चा करें तो याद रखिएगा कि मैसूर है क्या। सबसे पहले हम लोग कभी भी किसी चीज को देखना हो, मैंने आपको बताया था, कभी भी किसी चीज को देखना हो, इतिहास पढ़ना हो, तो उसका भूगोल का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जाग्राफियल एरिया में मैसूर है कहाँ पर। तो याद रखिएगा कर्नाटक वाला ये एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पे एक स्टेट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मैसूर के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो तट आपको देखने को मिलता है केरल वाला, ये जो आपको तट दिखाई देता है, इस तट का नाम क्या है, मालाबार तट। कौन सा तट है भैया, मालाबार तट। ठीक, अब देखिए ये मालाबार तट है। मालाबार तट पे ही आप जानते हैं कितने सारे बंदरगाह पाए जाते हैं, जिसकी वजह से व्यापार अपने चरम सीमा पर होता है। इसके साथ साथ याद रखिए कुछ और भी स्टेटों की हम चर्चा कर लेंगे, ताकि यहाँ आने वाले समय जब मैं चर्चा करूँ तो आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, ठीक है, समझ में आए सारी चीज। तो ये है हमारा महाराष्ट्र। ये क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन है भैया, मराठा शासन कर रहे हैं, मराठा शासन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद याद रखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा है मद्रास। क्या है भैया, मद्रास। और मद्रास पर उस समय ईआईसी कंपनी शासन कर रही है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है। शासन करने का मतलब वहाँ व्यापार है उसका अपने का अधिकार मान करके वो चल रही है। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक शासन करने वाले कौन है भैया, हैदराबाद के निजाम है। यहाँ पर कौन है, हैदराबाद के निजाम है। तो ये तीन चीजों को ध्यान रखिएगा, इन्हीं तीनों की कहानियां पूरे के पूरे मैसूर में आपको देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको मैथिकल चीजों से पहले अवगत करा दिया। अब आते हैं वास्तविकता क्या थी, ऐसा क्या है जो यहाँ पे जरूरी है। ठीक, तो मैसूर की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखिए कि मैसूर की खासियत क्या है, आखिर मैसूर के लिए युद्ध हुए तो क्यों हुए। ठीक, तो मैसूर क्या है भाई, मैसूर है अली बाबा की गुफा। क्या है, अली बाबा की गुफा, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अली बाबा 40 चोर आपने सुना होगा, अली बाबा 40 चोर आपने बहुत बार सुना होगा कि अली बाबा 40 चोर, ऐसी कहानी। तो ये क्या है भैया, अली बाबा की गुफा, एक ऐसी गुफा जिसमें संपन्नता भरपूर, संपन्नता का मतलब होती है समृद्धि, यानी हर चीजों से ये क्या है, जहां देखो वहां समृद्धि आपको दिखाई दी। क्यों भाई, तो पहला कारण क्या है भैया, इसके पास अपना नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक? इसके पास अपना खुद का क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ दूसरी चीज याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है भैया, इसके पास अपनी खुद की क्या है, चंदन की लकड़ी है। क्या है भैया, चंदन की लकड़ी का व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। चंदन की लकड़ी जो बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ पर आपको कोलार की खान दिखाई देगी। कौन सी खान दिखाई देगी, कोलार की खान। अब देखो सोने की खान जिसके पास हो, उसके पास समृद्धि की किसी प्रकार से कमी हो ही नहीं सकती। इसके अलावा याद रखिएगा इसकी खास बात यह है कि मालाबार तट इसके पास है। मालाबार तट क्या करता है भैया,
पश्चिम एशिया को जोड़ने का काम करता है, यानी माल को सप्लाई ले जाने का काम करेगा और साथ ही साथ पूर्वी तटों को भी, पूर्वी देशों को भी ये माल सप्लाई कर सकता। तो इसकी वजह से क्या हो गया भैया, इसे हमने एक नाम दिया अली बाबा की गुफा। प्राकृतिक संसाधन बहुत है, किसी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, चंदन की लकड़ी तो है ही, कोलार की खान भी है। इसकी वजह से क्या हो गया भैया, मालाबार तट की वजह से व्यापार बहुत तेजी के साथ अपने चरम पर है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये अली बाबा की गुफा इतनी खास है तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा भैया, खतरा बना रहेगा, खतरा बना रहेगा। किससे खतरा बने रहेगा भैया, लुटेरों से, लुटेरे से। कौन है भैया, लुटेरे से। अब लुटेरे में कौन कौन आते हैं, ध्यान रखिएगा। लुटेरे उस समय कौन थे, देखिए मराठा शक्ति बहुत बड़ी है लेकिन उनका भी काम क्या था भैया, लूटना, ठीक। तो याद रखिएगा लुटेरे में आप देखोगे तो अभी 3 लोगों का नाम मैं लूंगा। एक तो आपका क्या है, निजाम, निजाम जो पैसे का भूखा आदमी। दूसरा आपके कौन है भैया, मराठा। और तीसरी कंपनी का भी, कंपनी, कंपनी बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इनका काम भी क्या है, लूटना, व्यापार के साथ साथ कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर ले वो, ठीक। मराठा क्यों कर रहे हैं भैया, मराठा लूटने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना संरक्षण चाहते हैं, इसीलिए एक कर वसूली करना चाहते हैं जिसका नाम है सरदेश मुखी, ठीक। ये सरदेश मुखी वसूली के लिए हमेशा आक्रमण बोलते हैं पड़ोसी स्टेट पर, और वहां पर जा करके वो लूटने का काम करते थे और अपने संरक्षण में लेकर के उनसे सरदेश मुखी वसूली करते थे। निजाम क्या है, निजाम जो है ये है लालची आदमी। ये क्या है, लालची, जहां भी पैसा पाएगा उधर ही तरफ मूव कर जाएगा। और कंपनी क्या है, कंपनी अपना एक मोटिव लेके चलती है, उसका क्या है भैया, एक ही उद्देश्य है, वो क्या है, लाभ प्राप्त करना, चाहे वो मराठा लाभ दे, चाहे वो निजाम लाभ दे, चाहे वो जो। अब देखो, जब भी याद रखिएगा इतनी बड़ी संसाधन की व्यवस्था आप लेकर के बैठोगे, इतनी ज्यादा समृद्धि आपके पास होगी, तो उस समृद्धि को फायदा कौन उठाएगा। याद रखिएगा, मैं एक फार्मूला आपको बताता हूं, उस फार्मूले को हमेशा दिमाग में रख करके चलोगे कि कभी भी समृद्धि जो है, समृद्धि कमजोरी के साथ नहीं टिक सकती, ठीक। समृद्धि कमजोरी के साथ नहीं टिक सकती, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट बी सर्वाइव वीकनेस। इसका मतलब क्या है कि ये जो समृद्धि है, समृद्धि क्या है भैया, अली बाबा की गुफा लेकर के तुम बैठे हो और तुम अगर कहीं से भी कमजोर पड़ोगे तो तुमको लूटने के लिए आसपास के लोग बैठे हुए हैं। अब यही काम हुआ किसके साथ, मद्रास, सॉरी मैसूर के साथ। अब क्या हुआ कि इस अली बाबा की गुफा में एक राजा आ जाता है, उस राजा जो कौन सा भैया, वाडियार वंश। वाडियार कहीं कहीं लिखने को मिलता है, वाडियार वंश ही हम मानते हैं। तो याद रखिएगा, वाडियार वंश जो राजा यहाँ का है, उस राजा का नाम क्या है भैया, चिक्का कृष्णराज। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज। अब देखो भैया, चिक्का कृष्णराज जो यहाँ का शासन है, शासक करता है, लेकिन वह है कमजोर। मैंने आपको एक फार्मूला क्या बताया, समृद्धि इतनी ज्यादा है लेकिन तुम कमजोर हो तो फिर आपको समृद्धि रास नहीं आएगी, कोई ना कोई तुमको लूट करके चला जाएगा। तो चिक्का कृष्णराज दारू पीने वाला आदमी, अपने मंत्रियों से घूस लेने वाला आदमी, अपने दरबार में नाचने वाला आदमी, तो ये क्या है, राजा की इसके पास कोई क्वालिटी ही नहीं। जब राजा के पास कोई क्वालिटी नहीं होगी तो इतनी बड़ी समृद्धि, जहां आप अली बाबा की गुफा लेकर के बैठे हो, तो यहाँ पर आपको लूटने वाले आए, तो फायदा कौन उठाएगा भैया, जो आसपास पड़ोस के हैं। तब पड़ोस में आपके निजाम है, निजाम फायदा उठाएगा, मराठा है, मराठा फायदा उठाएगा, और कंपनी नई नई आई हुई है जो अपने व्यापार क्षेत्र से हट करके कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कर्नाटक का युद्ध इसने ऑलरेडी जीत करके दक्षिण में अपने आप को प्रूव कर दिया था कि हम एक महान शक्ति हैं जो यहाँ पर राज करने के लिए आए। अब देखो, 2 लोग तो पहले से ही थे, तीसरा आदमी आ गया। अब तीसरा आदमी जब आया तो याद रखिएगा, हमेशा जब भी युद्ध होगा, अगर 2 लोग आपस में युद्ध करते हैं तो तीसरा उसको फायदा उठा करके लेके जाएगा। होता क्या है, कहानी समझो कि भैया ये मराठा जो है, मराठा की शक्ति क्षीण होने लगती है, यानी मराठा
जब तक शिवाजी थे तब तक तो बढ़िया था, शिवाजी के बाद संभाजी आते हैं, वो भी शासन बेहतरीन ढंग से करते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात उनमें भी धीरे धीरे विघटन होना शुरू हो जाता है आने वाले समय में। तो याद रखिएगा, मराठा की सबसे पहले चर्चा करूंगा, ठीक, मराठा की चर्चा करता हूं। तो मराठा क्या हो गया भैया, यहाँ पे क्या हो गया, आपस में ही युद्ध, जैसे कहते हैं क्या कि सत्ता के लिए युद्ध लड़ना, ठीक है, सत्ता के लिए युद्ध शुरू हो गया कि भैया हमको चाहिए, वो कहें हमको चाहिए, ठीक। अब जब भी दो लोग आपस में युद्ध लड़ेंगे तो तीसरा तो फायदा उठाएगा। अब सत्ता के लिए युद्ध शुरू हो गया, किसके किसके बीच हो गया, दो भाइयों के बीच, एक का नाम है रघुनाथ राव और दूसरे व्यक्ति का नाम है रघुनाथ राव और दूसरे का नाम है माधव राव, ठीक। ये दोनों आपस में भाई हैं और माधव राव फर्स्ट जो है ये बन जाता है राजा और रघुनाथ राव इसमें फंस जाते हैं। तो इन दोनों का फायदा इस समय चल रहा होता, तो रघुनाथ राव बाद में जाकर के अंग्रेजों से भी समर्थन प्राप्त करेगा, वो मराठा युद्ध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, माधव राव किसी तरीके से गद्दी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन उसी समय मैसूर में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो बहुत ही ताकतवर आदमी, जिसके घर बार का पता नहीं, लेकिन फिर भी उसने जीवन में ऐसा सरवाइव करके आया और अपने आप को प्रूव किया। उस व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम मैं आपको बताता हूं, जिसे बोलते हो क्या, हैदर अली, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम क्या है भैया, हैदर अली, ठीक। हैदर अली आता है, कहां पर आता है, चिक्का कृष्णराज के दरबार में, याद रखिएगा, चिक्का कृष्णराज के दरबार में पहुंचेगा और वहां से जीवन कहां से शुरू करेंगे भैया, घोड़े को चराने का काम, ठीक ना, घोड़े को चराने वाला या घोड़े को ले जाने या घोड़े को बांधने का काम ये यही करता है। लेकिन मौके का फायदा इसने देखा और मौके का फायदा उठा करके इनके स्थान पर स्वयं क्या हो गया, बन गया राजा। अब सोचो, इस हैदर अली की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि यह व्यक्ति जिसके माँ बाप का पता नहीं, याद रखिए व्यक्ति क्या है, अनाथ है, व्यक्ति अनाथ है पूरी तरीके से, ठीक है, जीवन का कुछ पता नहीं कि कहां से कैसे है, लेकिन फिर भी है ताकतवर, ताकतवर। अब ताकतवर, शुरुआत, जीवन की शुरुआत कहां से हो रही भैया, शुरुआत हो रही है अश्व को चलाने से, यानी घुड़सवारी से, घुड़सवारी कह सकते हो इसको, यानी घोड़ों को चराना, ले जाना, चराई करना, राजा को सिखाना, यही इसका काम हुआ करता। लेकिन मौका मिल गया और जैसे ही मौका मिला इसने क्या किया भैया, चिक्का कृष्णराज को समाप्त करके मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही मैसूर पर कब्जा हुआ, एक ताकतवर व्यक्ति जब भी आएगा तो खेल सब पलट जाएगा, यही कहानी घटती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए भैया, मैं आपको बताऊं तो मैसूर का दुश्मन कौन, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ने के पहले आपको दुश्मनी जरूर देखना चाहिए कि आखिर हमारे पास दुश्मन कौन कौन है। तो मैसूर के दुश्मन कौन कौन है, तो याद रखिएगा, पहले तो मराठा मैंने चर्चा कर ही दिया, ठीक। मराठा के साथ साथ आपके कौन है भैया, निजाम, ये तो व्यक्तिगत फायदे के लिए आते हैं। तीसरा मैंने आपको बता दिया कंपनी, ये तो तीन लोग हैं ही। इनके अलावा भी मैसूर के आंतरिक वाले हैं, आंतरिक लोग भी हैं। आंतरिक लोग का मतलब क्या है भैया, जैसे दो लोगों की मैं चर्चा करता हूं, एक है जमींदार, ठीक, एक है कौन भैया, जमींदार, एक है जमींदार और दूसरे हैं कौन भैया, ठेकेदार। एक तो आपके हैं जमींदार और दूसरे कौन है भैया, ठेकेदार। अब ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं खास तौर पे मैसूर को लूटने। जमींदार बहुत खतरनाक आदमी, जमींदारी की वजह से बाद में आप देखोगे कितनी ज्यादा दिक्कतें बाद में आती हैं, अभी आगे चल करके हम लोग चर्चा करेंगे, सॉरी। तो याद रखिएगा, इन जमींदार और ठेकेदारों से बहुत परेशान थे। कहाँ कौन परेशान था भैया, आंतरिक लोग। आंतरिक लोगों का मतलब क्या है, जनता बहुत परेशान। जनता में खास तौर पे अगर बात करें तो जमींदार से कौन परेशान था भैया, कृषक वर्ग बहुत नाराज था, कृषक वर्ग बहुत ज्यादा नाराज था। अब क्या हुआ, एक तो खुद ये टैक्स देते नहीं थे क्योंकि राजा कमजोर है, दूसरा ये लोग टैक्स नहीं देने की वजह से भी किसानों को कर्ज देते थे, कर्ज देने की वजह से यहाँ पे परेशानियां लगातार बढ़ती रही। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, किसान वर्ग बहुत
असंतुष्ट हो गया। लेकिन जब हैदर अली आया पहली बार, तो हैदर अली ने जनता का विश्वास जीतने के लिए उसने एक बेहतर काम किया। सबसे पहले कृषक वर्ग पे ही ध्यान दिया। जैसे सोचो कि मैं कहीं दूसरे गांव से आया हूं या किसी दूसरे प्रदेश से आया हूं, या वो यूपी का मैं रहने वाला हूं, मुझे बिहार में चुनाव लड़ना है, तो मुझे बिहार के लिए काम करना पड़ेगा। जिस जिले से मैं चुनाव लड़ूंगा उस जिले के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, ताकि जनता का विश्वास हम पर बना रहे। ठीक है, जनता किस बात से असंतुष्ट है, क्या उनके प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमको समझना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम से उनको निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। अब हैदर अली भी पहली बार क्या करेगा, जब राजा बनेगा तो इनकी परेशानियों को सुलझाने का प्रयास करेगा, ताकि कृषक वर्ग क्या हो जाए, आराम से जीवन जी सके और उनका विश्वास मिल सके। तो इसी वजह से हैदर अली ने सबसे पहले किसानों पर ध्यान दिया। अब देखो फायदा, देखो हमने आपको क्या बताया भैया, जब भी तुम कमजोर पड़ोगे फायदा कोई ना कोई उठाएगा। ठीक है, फायदा दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपके जब कृष्ण राज थे, कौन थे भैया, एक राजा जब कृष्ण राज था, और एक राजा जब हो गए कौन भैया, सॉरी, एक राजा जब हो गया कौन, हैदर अली। दोनों की कहानी बताऊंगा। ठीक, एक जब हैदर अली राजा बना, दोनों में अंतर। कृष्णराज जब था तब मराठों ने फायदा उठाया, मराठा और प्लस निजाम ने फायदा उठाया। ठीक, लेकिन जब हैदर अली बनेगा तो ये स्वयं फायदा उठाएगा। ठीक, स्वयं फायदा उठाएगा। कैसे फायदा, क्योंकि ये ताकतवर है, ये कमजोर है। इन कमजोरी का फायदा कौन उठा रहे हैं, मराठा और निजाम। हैदर अली जो है अब ये ताकतवर बन चुका है, ये फायदा उठाएगा इन दोनों का। क्यों, क्योंकि मराठों में आप देख रहे हो, मराठा में क्या चल रहा है, सत्ता के लिए युद्ध। मराठा में क्या चल रहा है, सत्ता के लिए युद्ध, सत्ता के लिए युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का फायदा उठाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप आपस में लड़ोगे, कोई न कोई आदमी, ताकतवर आदमी आकर के आप में विघ्न डाल करके आपको लूट के लेके चला जाएगा। हैदर अली ने क्या किया, मौके का फायदा उठाया। देखा कि भैया मराठा आपस में ही बिजी है, सत्ता की लालच में बिजी है, तो इसने तुरंत क्या किया, उन प्रदेशों को, मैसूर के जो प्रदेश मराठों ने जीता था, मैसूर के प्रदेश को स्वतंत्र करा दिया। मैसूर के प्रदेश को क्या किया, स्वतंत्र करा लिया, यानी अपने क्षेत्र में ला करके मिला दिया। मराठा इतनी बड़ी शक्ति, आपस में युद्ध तो करते थे ठीक है, लेकिन अब उनके जीते हुए क्षेत्र को कोई ले आकर के उनसे छीन ले तो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि वो अपने आप को पहाड़ी मानते थे, पहाड़ी वाले एरिया में रहते थे, जो है गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे। इसकी वजह से क्या हुआ भैया कि जब ये चीजों को स्वतंत्र बनाने लगा, यानी अपने प्रदेश को वापस लेने लगा, तो एक नया दुश्मन हैदर अली का मराठा पैदा हो। क्यों, क्योंकि टक्कर देने वाला है। अब हमेशा क्या होगा, मराठे इस बात को फायदा उठाने का प्रयास करेंगे कि हैदर अली को किस प्रकार से हराया जाए। दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति बैठे हुए कौन भैया, निजाम। निजाम इस बात को फायदा उठाएगा कि भैया हैदर अली को किस प्रकार से हम हरा दें, क्योंकि हैदर अली क्या है, ताकतवर, ताकतवर आदमी। इसने क्या किया भैया, ये भी प्रयास करेगा और ये भी प्रयास करेंगे, ये दोनों प्रयास करेंगे। अब इन दोनों के प्रयास में एक तीसरा आदमी एंट्री मारता है। दो लोग प्रयास कर रहे हैं, अपना नया दुश्मन बना करके इससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें से एक तीसरा आदमी फायदा उठाने के लिए आएगा। उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति को क्या, उस पूरी संस्था को कह सकते हैं, जिसे बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने एंट्री मार दिया, मराठों को और निजाम को अपने साथ ले लिया। कहा भैया जब युद्ध ही लड़ रहे हो क्यों ना साथ में लड़ा जाए। कहे भैया इससे तुम्हारा क्या फायदा, कहे हमारा क्या, हम तो भैया व्यापारी हैं, तुमको राजा बना, तुमको क्षेत्र दिला देंगे, तुम हमको व्यापार दे देना, हम तुम्हारे यहाँ व्यापार करेंगे, इससे अच्छा क्या बात। और ऐसी कंपनी हमेशा क्या है, लाभ कमाना चाहती है। उसने क्या किया, मराठों को अपनी तरफ कर लिया और दूसरा निजाम को अपनी तरफ कर लिया, और हैदर अली के खिलाफ युद्ध छेड़ा। तो हैदर अली के खिलाफ जब युद्ध छेड़ेगा तो भाई यही क्या हो गया भैया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था, डेट भी आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सन। ठीक है, तो याद रखिए 1767 से लेकर के 1769। ठीक,
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। अब देखो इसमें 3 शक्तियां एक और है, याद रखिएगा। इसमें क्या है भैया, 2 अलग अलग तीर, त्रिगुट बना हुआ है। त्रिगुट में कौन कौन आ गए आपके, मराठा के साथ साथ निजाम, और निजाम के साथ साथ EIC कंपनी। ठीक, ये तीनों ने एक गुट बना लिया। किसके खिलाफ गुट बनाया, हैदर अली के खिलाफ, कि भैया हैदर अली को हराओ वरना ये क्या करेगा, पूरे मैसूर के साथ साथ आसपास के सारे इलाके भी जीत लेगा, अपने आप को स्वतंत्र तो कर ही चुका है। तो ये तीनों जो है इकट्ठा होकर के इस पे कर देते। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि युद्ध की शुरुआत कैसे किया जाए। मराठों का तो काम है हमेशा लूट मार करना, निजाम उसमें फायदा उठाना ही चाहता है, लेकिन EIC कंपनी क्या है, लाभ कमा रही है। इसने क्या किया भैया, इन दोनों को उकसा दिया। उकसाने के पश्चात क्या हुआ भैया, मराठों ने हमला बोल दिया। ठीक ना, मराठों ने क्या किया, हमला बोल दिया। किसके ऊपर हमला बोला, हैदर अली के ऊपर, मैसूर पर। अब मैसूर के कुछ क्षेत्रों को जाकर के कब्जा कर लेता है। जैसे कुछ क्षेत्रों को कब्जा किया, क्योंकि हैदर अली बड़ा पावरफुल आदमी है, इसने क्या किया, तैयारी पहले से कर रखी है। याद रखिएगा, ये तैयारी बहुत बेहतर पहले से रणनीति बना के रखा है। रणनीति में क्या भैया, इसने आर्थिक सुधार किया। ठीक, इसने आर्थिक सुधार किया, आर्थिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक सुधार किया, राजनैतिक सुधार किया। राजनैतिक सुधार के साथ साथ याद रखिएगा, इसने सैन्य में सुधार किया, सैन्य सुधार। 3 तरीके के इसने बेहतर तरीके से सुधार किया। साथ ही साथ प्रशासन में सुधार किया। कहा भैया किसी प्रकार से प्रशासन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखो अगर आपके आसपास दुश्मन घिरे हो तो आपको अपनी रणनीति हमेशा बना के चलनी पड़ेगी। इसने क्या किया, आर्थिक सुधार किया। आर्थिक सुधार एक एक की मैं चर्चा करूंगा, फिर वापस इस पे आता हूं। आर्थिक सुधार में इसने क्या काम किया भाई, बहुत याद रखिएगा। सबसे पहला ध्यान किस पे दिया भैया, कृषक वर्ग, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र में किसकी तरफ, किसान की तरफ, किसानों को संतुष्ट करिए। ठीक है, अब किसान जिससे परेशान थे, किसानों को परेशानी किससे थी भैया, किसानों को परेशानी थी 2 लोगों से। किसानों को परेशानी किससे थी, 2 लोगों से। वो 2 लोग कौन थे, पहला जमींदारी व्यवस्था खत्म। ठीक, जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दिया, यानी जमींदारों का पूरा की पूरा अधिकार ही खत्म हो गया। ठीक, दूसरा ये जो ठेकेदार लोग थे, ठेकेदारी इनकी खत्म हो गई, ठेकेदारी भी खत्म, यानी जो इनके दोनों दुश्मन थे उनको खत्म कर दिया। और इनको मदद दिया, किसानों को क्या किया भैया, आर्थिक मदद देना शुरू किया। और मदद दे करके इनके व्यापार को, यानी कृषि के साथ साथ व्यापार को भी फोकस किया कि भैया कृषि करो और जो उत्पादन होगा उसका मैं क्या करूंगा, व्यापार करूंगा। ठीक, इससे पैसा आना शुरू हो गया। और जब पैसा आना शुरू हुआ, साथ ही साथ चंदन की लकड़ी का भी व्यापार करना शुरू किया, और जो सैंड पेपर वगैरह हुआ करते थे उनका व्यापार करना शुरू किया। जो वहां के छोटे छोटे अपने प्राकृतिक स्रोत थे उन पर उसने व्यापार करना शुरू किया। आपस में जो है चीजों को, क्योंकि लंबे समय तक नहीं रहा, इसी वजह से युद्ध के बीच में ही उलझा रहा, तो बहुत ज्यादा सुधार नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इतना करके गया था कि आर्थिक रूप से ये मजबूत हो गए। ठीक, अब जब ये मजबूत होना शुरू हुए, इसके आंतरिक दुश्मन खत्म हो चुके हैं, तो दुश्मन बचा कौन, बाहर वाले। इसने इस जब आर्थिक रूप से मजबूत हुआ तो इसका पैसा लगाया कहां पर, सेना में। ठीक ना, सेना में पैसा लगाया, और सैन्य में जब ये पैसा लगाया तो एक फैक्ट्री स्थापित करता है जिसे बोलते हैं कैनन फैक्ट्री। कैनन फैक्ट्री मतलब बम बनाने की फैक्ट्री, और ये कहाँ लगाता है, डिंडीगुल। ठीक, डिंडीगुल। जैसे ही कैनन फैक्ट्री लगाया, बम बनाने की फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी सदमे में आ जाती है। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैनन फैक्ट्री की वजह से इसने मराठों को अपने साथ ले लिया, निजाम को अपने साथ ले लिया, इसकी वजह से, ताकि हैदर अली को हरा दिया जा सके। नहीं तो ये बम बनाने की फैक्ट्री बनाया हुआ हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। ये चाह रहे थे कि ये, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद यही था कि जो बम वगैरह बनाने की या कोई भी सेना मजबूती हो तो सिर्फ हमारी ही हो।
क्योंकि हमको ही युद्ध में, कर्नाटक के युद्ध में पहली बार जीत हुई थी, तो उसको ये रास्ता दिख गया था कि भैया आने वाले समय में भारत में राज करेंगे। तो इसने क्या किया भैया, और दूसरा आप देख सकते हो कि बंगाल जीत चुके हैं, बंगाल में भी कैनन फैक्ट्री लगाने का काम किया गया था मीर कासिम के द्वारा, मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर भी इन्होंने ट्रेलर दिखाया था। अब सीधा आते हैं किसमें, मैसूर वाले पे, तो इनको लगा भैया कैनन फैक्ट्री लगा, ये भी हमारे खिलाफ कहीं खड़ा ना हो जाए, इसको खड़ा होने के पहले समाप्त कर। तीनों लोगों को ले लिया। ये मराठा ने क्या किया, हमला किया हैदर अली के ऊपर, लेकिन हैदर अली बड़ा चालाक आदमी, इसने कहा कि ये तो बाहर के दुश्मन है, मतलब सॉरी, ये तो अपने पड़ोसी दुश्मन है, इनको तो मैं किसी तरीके से हैंडल कर लूंगा, लेकिन ये जो बाहर से आया दुश्मन है ये बड़ा खतरनाक है। इसने तुरंत रणनीति खेल लिया। रणनीति क्या किया, त्रिगुट खत्म कर दिया, ठीक है ना। त्रिगुट खत्म कैसे खत्म किया, बहुत ही चालाकी के साथ, ध्यान रखना, बहुत ही चालाकी के साथ इसने त्रिगुट खत्म कर दिया। कैसे, मराठों को दिया पैसा, ठीक ना, तो याद रखिए दो लोगों को हटाया यहां से, मराठा को क्या चाहिए, पैसा, इसने मराठों को पैसा खिलाया, पैसा के साथ साथ कुछ हिस्सा दे दिया, कहा भैया ले जाओ। निजाम को क्या चाहिए, पैसा, निजाम को भी क्या खिलाया, पैसा, कुछ पैसा दिया, कुछ हिस्सा दिया जमीन का, और ये दोनों क्या हुए अलग। जरूरत इनकी दोनों की क्या है, पैसा। इन्होंने क्या किया, इसने तुरंत त्रिगुट को खत्म किया, मराठों को पैसा खिलाया और निजाम को पैसा खिलाया, कहा भैया ठीक है, और ये दोनों जैसे पैसा पाए साइड हो गए, और साइड हो गए, ऐसी कंपनी पड़ गई अकेले। अब तुम सोचो, दिमाग तुम लगाने बैठे तो पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा जो तुम्हारी ही खेल को उल्टा कर दिया, तुम पे ही भारी हो गया। इसने क्या किया, EIC कंपनी को पकड़ लिया, और EIC कंपनी को जब इसने पकड़ा तो याद रखिएगा, EIC कंपनी जब इसने हुआ तो EIC कंपनी के साथ युद्ध हुआ, और युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना गया। और हैदर अली ने EIC कंपनी का जो हिस्सा है, स्पेशली कौन सा, मैंने आपको बताया ना मैप के साथ, मैप के जरिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि वह कंपनी कौन सी है भैया, कहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली मद्रास पर। मद्रास पर इसने कब्जा कर लिया, कौन, हैदर अली। अंग्रेजों को लगा भैया ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसे कैसे हो गया, तो EIC कंपनी युद्ध में हार गई। अब मद्रास इनके हाथ से जब जाता हुआ दिखा तो कहा भैया ऐसा करता हूं, आइए एक संधि कर लेता हूं, याद रखिएगा, आइए एक संधि कर लेता हूं। उस संधि का नाम याद रखिएगा, और संधि कौन सी भैया, मद्रास की, मद्रास की संधि। क्यों, क्योंकि हैदर अली ने क्या किया, उन्हीं के घर में जा करके उन्हीं को हरा दिया। इसे कहते हैं दिमाग। युद्ध के मैदान में केवल ताकत ही काम नहीं आती, युद्ध के मैदान में ताकत के साथ साथ दिमाग भी काम आना चाहिए। हैदर अली ने तुरंत दिमाग लगाया, और दिमाग लगा करके जहां लगा भैया ये दोनों तो खाने वाले, इनको पैसा खिलाओ, खिला करके उन्हीं की चीजों को, अंग्रेजों को, चीजों को, अंग्रेजों ने जो गेम खेला था उन्हीं के ऊपर पलट दिया। इसकी वजह से मद्रास की संधि करनी पड़ी, कहां, कितना भैया, 1769 में, यानी 1669 में। और मद्रास की संधि में डिसीजंस लिए गए। क्या डिसीजंस लिए गए, अब देखो भैया याद रखिएगा, पहली चीज तो मैं आपको बताता हूं, अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, जब भी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध हारती थी, सॉरी जीतती थी, तो हारने वाले पक्ष से क्या संधि करता था, ठीक। और हैदर अली ने क्या किया, ये दोनों की इंपॉर्टेंट, हैदर अली। अब हैदर अली ने क्या किया, उन्हीं के दांव को उन्हीं पर भारी कर दिया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, EIC कंपनी से साथ समझौता। हारा कौन, EIC कंपनी। कहा भैया कि अब तुम हमको सेना दोगे, ठीक ना। हैदर अली क्या कहता है, सेना लेने के लिए। क्यों, क्योंकि EIC कंपनी सेना रखना स्वीकार कराती थी जब भी कभी किसी से युद्ध जीतती थी, ठीक ना। तो ये कहते थे कि भैया ऐसा, बंगाल में भी देखो आपने कि सहायक संधि किया। सहायक संधि का मतलब ये है कि भैया तुम सेना रखना स्वीकार करो, अंग्रेजी रेजिस्मेंट अपने दरबार में रखना स्वीकार करो। तो हैदर अली ने भी कहा ऐसा है कि अब हमारे ऊपर कोई आक्रमण होता है, यानी मैसूर पर कोई भी आक्रमण होता है, तो तुम भैया हमको मदद दोगे, ठीक है, अपनी सेना का मदद दोगे, ध्यान रखना, अपनी सेना का मदद दोगे, ये ध्यान रखो।
इसके बाद देखो दूसरा काम ये लोग क्या करते थे भैया, पैसा, सेना का पैसा हारा हुआ राजा देगा, ठीक है ना, हारा हुआ राजा देता था। इसने हैदर अली ने भी कहा क्या भैया, तुम सेना दोगे मदद के लिए, अब पैसा भी तुम ही दोगे, पैसा भी तुम ही दोगे। दांव उल्टा पड़ गया, दांव उल्टा पड़ गया। इसने कहा भैया जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे राजा के साथ व्यवहार करती, ठीक उसी प्रकार से व्यवहार हैदर अली ने भी किया। हैदर अली ने कहा भैया कभी भी हमारे मैसूर पे कुछ भी होता है, किसी प्रकार से कोई आक्रमणकारी आता है या कोई भी हो, तो सीधा चले आना सेना लेकर, और सेना लेकर के आना, और सेना की मदद बहुत जरूरी, नहीं तो मार मार के उड़ा दूंगा। ये हैदर अली ने क्या किया, इनके संधि के लिए कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप करंट टाइम में, वर्तमान में अगर आप जीत गए तो उसको हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। सुरक्षित कैसे रखेंगे भैया, तो याद रखिएगा कि सुरक्षित रखने का मतलब समझते हैं, इसका है कि आप जो क्षेत्र जीते हुए हैं उनको आप हमेशा के लिए ऐसा प्रयास करिए कि जीता रहे, हमारे अंडर में हमेशा रहे, ये चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हैदर अली क्योंकि जीतने के बाद बड़ा रिलैक्स हो गया कि भैया अब तो अंग्रेज हार ही चुके हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, खतरा हमेशा मराठों से, मराठा और प्लस निजाम, इनको दोनों को चाहिए हमेशा पैसा, और इस पैसे को देना बंद कर दिया हैदर अली। जो पहले काम में त्रिगुट तोड़ा था, दूसरे वाले में इसने क्या किया भैया, पैसा बंद कर दिया। कहा अब इनको पैसा खिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हमने हरा ही दिया है, क्यों भाई पैसा खिलाओ। तो ये दोनों लगातार आक्रमण करते रहे। इसी युद्ध में यानी हैदर अली लगातार इन दोनों से निपटने में ही बिजी रहा, अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाया। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हार गई थी, इसने देखा, रणनीति बनाना शुरू किया कि अब की बार जब आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। यही होता है, जैसे आप प्रीलिम्स दो या कहीं परीक्षा देते हो तो एक बार आप फेल हो गए तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखिए कि भाई हमारी गलती क्या है, हम किस जगह पर चूक गए, अपनी गलतियों को लेकर के उस पर सुधार करोगे तो अगली बार रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी गलतियों पे काम किया, लेकिन हैदर अली ने जीते हुए क्षेत्र पर काम जो किया था उस पर काम करने की बजाय इन दोनों से उलझा रहा और अपनी रणनीति बनाने में असफल रहा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि दूसरा मैसूर युद्ध, क्या हुआ भैया, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये सब जितना चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कहानी के माध्यम से अगर आप समझोगे तो कभी आप भूलोगे नहीं। 1780 से 1784। अब देखो अंग्रेज तैयार बैठे, अंग्रेज तैयार बैठे और हैदर अली आपस में ही युद्ध लड़ रहा है। आपस में ही ये क्या कर रहा है भैया, युद्ध लड़ना स्टार्ट कर दे रहा। अब देखो जब आपस में ही युद्ध करोगे तो परिणाम तो फिक्स है, कोई तीसरा आकर के हाथ मार देगा, वो भी तीसरा कौन, पावरफुल आदमी जो स्वयं पहले युद्ध में हार चुका है। तो इसने क्या किया, खोजा, कहा भैया एक काम करता हूं, अब तो मैं तैयार ही हूं। और दूसरा याद रखिएगा, इसके पास, कंपनी के पास, ये देखिए ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है, कंपनी बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के पास ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ युद्ध करना, एकमात्र आपके पास ऑप्शन क्या है भैया, युद्ध करना। ध्यान रखिए कंपनी जो है अभी क्या है, अमेरिका में क्रांति शुरू हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अमेरिका में क्रांति शुरू हो जाएगी किसकी, स्वतंत्रता की, कि भैया हमको स्वतंत्र करो, क्योंकि ब्रिटेन ने वहां पर भी गुलाम बना के रखा था, ठीक है ना, अमेरिका सॉरी ब्रिटेन ने अमेरिका को भी गुलाम बना के रखा था। तो स्वतंत्रता की जो है लड़ाई शुरू हो गई, इसकी वजह से अमेरिका बाद में स्वतंत्र हो जाता है, और जैसे अमेरिका स्वतंत्र हुआ ब्रिटेन के हाथ से। अब कंपनी माल व्यापार कैसे करेगी, सिर्फ एक ही भूभाग इसके पास बचता है, वो क्या है भैया, एक ही भूभाग है, वो है भारत। और इस कंपनी में याद रखिए, इस अमेरिका की कंपनी में दो लोग लड़े थे, एक तो आपका फ्रांस और दूसरे आपके कौन भैया, ब्रिटेन वाले, ये दोनों हैं, दोनों युद्ध में भाग ले रहे हैं क्या, अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति में ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस वहां मदद कर रहा है।
इनको ये लगा ब्रिटेन वालों को कि भैया ऐसा ना हो कि फ्रांस वाले आकर के हैदर अली से संपर्क कर ले, और हैदर अली पहले से ही ताकतवर है और अगर फ्रांसीसी यहाँ मदद कर देंगे तो हमको भारत से भी भागना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी को आदेश मिला, विशेष तौर पे कहा ब्रिटेन से। अब आदेश क्यों मिला भाई, कंपनी तो निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, तो ब्रिटेन की सरकार कैसे इसको आदेश दे सकती है। तो याद रखिएगा 1781 ईस्वी में, सॉरी 1771 में ही कंपनी के द्वारा पहली बार ब्रिटेन सरकार से लोन मांगा जाता है। जब वो लोन मांगा जाएगा तो उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर ऋण है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है उन पर टैक्स, उन पर अपना नियंत्रण लगा रही है। तो वहां से ब्रिटेन से ये खबर आई ईस्ट इंडिया कंपनी को, भैया ऐसा है कि तुम क्षेत्रों पर कब्जा जमाना शुरू करो। तो कंपनी ने क्या किया, ब्रिटेन के आज्ञा को पालन करते हुए यहां पर मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध करना शुरू किया। कैसे शुरू किया, याद रखिएगा, इसने तुरंत मैसूर पर आक्रमण बोल दिया, मैसूर पर आक्रमण। अब तुम सोचो, मैसूर पर आक्रमण, सोचो संधि क्या हुई थी, संधि हुई थी मद्रास की संधि। इसमें यह कहा गया था कि तुम भैया हमारी सुरक्षा करोगे, मद्रास की संधि में कहा गया था कि मैसूर की तुम सुरक्षा करोगे, और दूसरा तुम क्या कर रहे हो, तुम सुरक्षा करने की बजाय तुम खुद ही आक्रमण बोले जा रहे हो। और जब तुम खुद आक्रमण बोलोगे तो ये किसका उल्लंघन हुआ भैया, मद्रास की संधि का उल्लंघन था। सोचो, मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ, का उल्लंघन। सोचो, अगर यहीं पर ब्रिटेन, सॉरी यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी अगर युद्ध हार जाती, सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध, तो मैसूर यानी दक्षिण भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता। ये केवल सीमित कहां रहते, उत्तर भारत। लेकिन अब इनके पास ऑप्शन भी नहीं है। अब ऑप्शन न लड़के आर या पार की लड़ाई ले, लेकिन रणनीति के साथ लड़े, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा याद रखो भैया कि यहाँ पे एक कहानी घट जाती है, डेट बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक मराठा युद्ध हो जाता है, बाद में इसकी चर्चा करूंगा। मराठा युद्ध कब भैया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, कब, 1775 से लेकर के 1782 तक, 1775 से लेकर के 1782। अब इस युद्ध में याद रखिएगा, इसमें मराठा शक्ति, बहुत डिटेल अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसको स्पेशल आपको पढ़ाऊंगा। मराठा शक्ति और वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था, इसके बीच युद्ध हुआ और जिसमें मराठा शक्ति हार गई, और हारने की वजह से सालबाई की संधि करनी पड़ी। कौन सी संधि भैया, सालबाई की संधि करनी पड़ी। और सालबाई की जब संधि हुई, कब होती है भाई, 1782 ईस्वी। और 20 वर्षों की शांति, क्योंकि अंग्रेज उलझना नहीं चाहते थे, इसी वजह से 20 वर्षों की शांति के लिए हस्ताक्षर कर दिया कि भैया हमको आपसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, शांति करो। और दूसरा कि भैया जब भी मराठों, जब भी हमको आवश्यकता पड़ेगी, मराठा हमको क्या करेंगे, समर्थन देंगे। इस सालबाई की संधि ने मराठों को ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में रखने के लिए बाध्य कर दिया। अब मराठा क्या है, हट चुके हैं, किसकी तरफ चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। संधि का उल्लंघन कर नहीं सकते क्योंकि सालबाई की संधि हुई, या तो इतनी ताकत रखो कि जो है सालबाई की संधि का उल्लंघन तुम भी कर दो। और अगर वहां पे कर देते सालबाई की संधि का उल्लंघन, ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा हार जाती। लेकिन कहते हैं ना, आपस में ही युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि मराठा तो अपने दुश्मन किसको मान रहे हैं भैया, हैदर अली को। मराठा अपना दुश्मन किसको मान रहे हैं भैया, हैदर अली को, क्योंकि हैदर अली ने उनको जो क्षेत्र दिया, जो पैसा दिया था, वो पैसा देना बंद कर दिया, तो वो अपना पक्का दुश्मन मान लेंगे। और हैदर अली के दुश्मन से जाकर के हाथ मिला लिए। सालबाई की संधि हुई, हारे थे, कोई बात नहीं, युद्ध में जीत हार तो होती रहती है। लेकिन अब मराठा इनके पक्ष में गए और युद्ध शुरू कर दिए, किसके खिलाफ, हैदर अली।
निजाम तो पैसा का भूखा आदमी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको भी पैसा खिलाया, अपने साथ में ले लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नया युद्ध शुरू हुआ। नया युद्ध का मतलब क्या हो गया भैया, एक नई कहानी शुरू हुई सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में एक नई रणनीति के साथ उतरा कौन भैया, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। दो तरफ, एक आपका कौन, त्रिगुट, फिर बना त्रिगुट, और दूसरा हैदर अली। हैदर अली किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान कौन है, उनका लड़का है, ध्यान रखिएगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान ये दो व्यक्ति एक तरफ, त्रिगुट एक तरफ। त्रिगुट में आपको पहले बता दिया EIC कंपनी, फिर मराठा, मराठा के साथ साथ आपके निजाम, ये तीनों फिर बन गए एक गुट में, और ये दोनों एक तरफ। युद्ध हुआ, अब की बार सेना भारी है, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। आदेश आया है कहां से, ब्रिटेन से, भैया जीतो, किसी प्रकार से भी जीतो, फ्रांसीसी हावी ना होने पाए, इसलिए हैदर अली को हराना यहां बहुत जरूरी हो गया। तो होता क्या है, दोनों के बीच युद्ध हुआ, और याद रखिएगा कि हैदर अली पोर्ट नोवा के युद्ध में पराजित हो गया। पोर्ट नोवा के युद्ध में पराजित हो गया, ठीक ना, पोर्ट नोवा के युद्ध में पराजित हो गया, और वहीं इसको चोट आती है, बाद में कैंसर से मर जाता है। और बीच में जब कैंसर से मर गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने कमान संभाल लिया। टीपू सुल्तान ने महसूस किया कि भैया अभी अंग्रेजों से लड़ना उचित नहीं, इसीलिए क्या करो, इंसेशन निकाल लो, थोड़े दिन के लिए अपने आप को रिलैक्स करो, रिलैक्स करने के बाद हम भी मजबूती जब बन जाएंगे तो फिर देखेंगे। ये होती है सही रणनीति। हैदर अली ने एक युद्ध जीता था लेकिन सुरक्षित नहीं रख पाया, क्योंकि आपस में ही उलझा रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध हारा लेकिन रणनीति के साथ काम किया, और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं, मराठा और निजाम को अपने साथ ले लिया, मराठों को खुश कर दिया, सालबाई की संधि, जबकि हारे थे मराठा, लेकिन फिर भी उनको खुश करने के लिए 20 वर्षों की शांति चाहिए थी, ताकि मराठा हमारे साथ हो जाए। उनके अनुसार सारी चीजें किया, जो वो कहते गए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने मांगा, क्यों, ताकि मराठा हमारे साथ। टारगेट कौन है, हैदर अली, दूरदर्शिता देखिए। तो हैदर अली ने क्या किया भैया, पोर्ट नोवा के युद्ध में हार गया। टीपू सुल्तान ने जैसे कमान संभाली, इसने क्या किया भैया, मंगलौर की संधि कर लिया, ठीक ना, मंगलौर की संधि कर लिया, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मंगलौर की संधि कब, 1784, ठीक, मंगलौर की संधि कर लिया, और मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान के लिए लाभकारी हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भाई इतना लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि पैसा लगता है, तो उसने भी सोचा चल भाई ठीक है, जो कुछ भी मिलता है ले लो और शांति से बैठ जाओ। संदेश देना था कहा, ब्रिटेन को, ब्रिटेन को संदेश देना था भैया हमने नियंत्रण पा लिया है, और लंबे समय तक युद्ध नहीं करना चाहता तो, क्योंकि टीपू सुल्तान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, भैया ऐसा है कि आओ संधि कर ली। तो याद रखिएगा, मंगलौर की संधि डिसाइड किया किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी, लाभ लेना है तो लाभ लिया। लेकिन टीपू सुल्तान बहुत ही चालाक व्यक्ति है, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान ने अपने समय का फायदा उठाया। कहते ना, कभी हमारा बुरा दौर चलता है तो उसको सब्र कीजिए, बुरा दौर में हमेशा सब्र, आप जो पेशेंस रखेगा अच्छा समय भी आएगा, और जब अच्छा समय आएगा तब आप प्रहार करिए। टीपू सुल्तान इतना महान आदमी, टीपू सुल्तान ने उस समय को परख लिया, और टीपू सुल्तान ने कहा भैया ऐसा है कि हम युद्ध करने के लिए अभी उत्प्रेरित नहीं हो रहे। हम टीपू सुल्तान मतलब हैदर अली मारा गया, कोई दिक्कत नहीं, कमान में संभाला हुआ हूँ, लाओ संधि कर लेता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी संधि करके अपने आप को संधि कर लिया। अब टीपू सुल्तान जब सत्ता में आएगा तो ये भाई इतना बेहतर आदमी, इसने कहा भैया कि पहले रणनीति बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, यानी आर्थिक सुधार करो, आर्थिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक सुधार करो। हम युद्ध हार क्यों रहे हैं उस पर ध्यान दो, राजनीतिक सुधार, सैन्य सुधार करो,
सेना में सुधार करो। सेना के साथ साथ याद रखिएगा, इसने कहा भैया जो प्रशासनिक सुधार है, प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है ताकि किसी प्रकार से रणनीति में हम फेल ना हो। ये किसकी रणनीति भैया? टीपू सुल्तान। आर्थिक सुधार करना शुरू किया भैया। कहा पहले भैया युद्ध लड़ने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, अगर पैसा ही नहीं होगा तो युद्ध तो भैया आ रहे हैं। पैसा बहुत जरूरी है, इसने क्या किया भैया? आर्थिक सुधार करना शुरू किया, राजनीतिक सुधार, सैन्य सुधार। जो इसके पास समय मिल गया किसके? मंगलौर की संधि। क्या क्या काम किया टीपू सुल्तान ने? उस काम का बड़ा इंपॉर्टेंस। टीपू सुल्तान जैसा आदमी, इतना ताकतवर आदमी, लेकिन इसके अंदर पेशेंस है। शुरू किया आर्थिक सुधार। क्या किया आर्थिक सुधार में? याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, ठीक, आर्थिक सुधार की बात करते हैं। क्या क्या किया भैया? सबसे पहले याद रखिएगा काम किया किसके? किसानों के ऊपर। किसके ऊपर काम करेगा? किसान। पहला भू राजस्व। कहा भैया सबसे बड़ा हथियार हमारा क्या है? भूमि। इसी पे पहले सुधार करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध में जीत चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पीछे से जब जीती तो इसने जमींदारों को फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया। कहा भैया सब एक्टिव हो जाओ। टीपू सुल्तान ने कहा बताता हूं अभी। इसने क्या किया भैया? जमींदारों को, जमींदारी को जो एक्टिव हो गए थे, जमींदारों को खत्म कर दिया। कहा भैया तुम्हारा पद खत्म, अब तुम भी दोगे टैक्स। किसी प्रकार से जो टैक्स के तुम चोरी कर लेते थे तो तुम भी अब टैक्स दोगे। जमींदारी व्यवस्था खत्म हो गई। दूसरा याद रखिएगा, इसने एक बेहतर काम किया। क्या काम किया भैया? किसानों को ऋण देना शुरू किया। किसान को ऋण देना शुरू किया। ये सबसे बेहतर काम होता है। जैसे आज की गवर्नमेंट क्या करती है? ऋण देती है प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि किसानों ज्यादा से ज्यादा, देखिए ट्रैक्टर दे देती है सरकार, ठीक है, खाद दे देती है, पानी दे देती है, सारी चीजें दे रही, सुविधा, ट्यूबवेल लगवा दे रही है, सोलर वाला सिस्टम चल रहा है। तो किसानों को ऋण देना इसने भी शुरू किया। कहा भैया किसानों को ऋण मिलेगा, ये बेहतर काम करेगा। अब जैसे सपोज करिए कि 5 एकड़ की भूमि हो किसी के पास, या मेरे पास सपोज करिए 5 एकड़ की भूमि हो, लेकिन मैं 2 ही एकड़ पर खेती कर पा रहा हूं। 3 एकड़ पर खेती करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अब पैसा मैं लेता किससे भैया? ठेकेदार लोगों से। तो ठेकेदार से हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से कर्जा होने की वजह क्या हुआ भैया? हमको अपना खेत बेचना पड़ता था। इसी वजह से हमने ये सोचा कि भैया 5 एकड़ में हम 2 ही एकड़ पर खेती कर पाएंगे, जितना हमारे पास पैसा है 3 एकड़ हमने छोड़ रखा। इसने क्या किया? कहा भैया तुम जो 3 एकड़ बचा हुआ है, उस 3 एकड़ खेत पर भी तुम खेती करना शुरू करो। उसको लिए मैं तुमको पैसा दूंगा। अब जमींदार और ठेकेदार का काम खत्म। एक काम करो, तुम पैसा लो, हमसे लेकर के जाओ और तुम बढ़िया खेती करो। किसान भैया खुश। किसानों को क्या चाहिए? पैसा। समय से पैसा मिलता, समय से अनाज मिलता रहा, वो उत्पादन करने में कभी पीछे नहीं हटते। किसानों ने इस तरीके से खेती करना शुरू किया कि व्यापार बहुत तेजी के साथ बढ़ा। अब व्यापार में बढ़ोतरी के साथ जब हुआ क्या भैया? किसानों ने क्या किया? अनाज पैदा किया। इस अनाज को लेकर के, ध्यान रखिएगा, इस अनाज को खरीदने का काम किसने किया? खरीदा किसने? टीपू सुल्तान ने। ध्यान रखना, टीपू सुल्तान ने अनाज खरीदा और साथ ही साथ इसका व्यापार भी किया। एक देश नहीं, दूसरे देश भेज दिया। कहा भैया ले जाओ, खाओ पियो, तुम भी खाओ, हमारे देश के जो किसान है जो ऋण लिए हैं उस पर आप इसको बेच करके टैक्स भी दे दो। और साथ ही साथ क्या किया? उनको स्टॉक करके दूसरे देशों में भेजना शुरू कर, व्यापार। इससे क्या हुआ? इससे भैया परिणाम ये निकला कि पैसा भरमार आने लगा। पैसा चरम सीमा पे आने लगा। अब जब पैसा इतना आएगा तो आदमी क्या करेगा? पढ़ा लिखा आदमी है। टीपू जैसा आदमी जो जैकोबिन क्लब का मालिक है, अभी आगे बताऊंगा, जैकोबिन क्लब का सदस्य है, उसको आगे बता रहा हूं।
अपने आप को सिटीजन ऑफ टीपू कहता है, इतना पावरफुल आदमी, पैसा आ रहा है तभी तो भाई मजबूत हो रहा है। इसने क्या किया, कहा एक जगह से तो पैसा आ ही रहा है, एक काम करो, जो हमारे यहाँ सैंड पेपर वगैरह है, चंदन की लकड़ी, सैंड पेपर, ये सब जितने पेपर का पेपर जितने भी हैं, इन सारे मटेरियल को भी सप्लाई करना शुरू करो, सब व्यापार करो। यानी नेचुरल रिसोर्सेज को निकालो और उनको दूसरे देशों में जाकर के भेजो। कहाँ भेजोगे भैया, जिनको आवश्यकता है, जैसे तुर्की, ठीक है, तुर्की के साथ साथ अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, पर्सिया, ठीक है, पर्सिया, इन तमाम देशों के पास इसने क्या किया भैया, भेजना शुरू किया इस माल को, सबकी आवश्यकता थी। इससे क्या हुआ कि सभी देशों से भरपूर मात्रा में पैसा आना शुरू हुआ, सोना चांदी भरपूर मात्रा में आना शुरू हुआ, सोना, अब सोना उस समय बड़ा डिमांड हुआ करता था। अब खदान भर गए, यानी मैसूर अली बाबा की गुफा से डबल गुफा हो गया, इतना पैसा आ रहा है लगातार। इस पैसे को देख करके अंग्रेज पागल हो जा रहे हैं, बगल में बैठा मराठा पागल हो जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है भैया, जब पैसा इतना आया तो इसने पैसे को लगाया कहां पर, सेना। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है भैया, सैन्य सुधार, ठीक है, सैन्य सुधार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सेना में इसने क्या किया भैया, बहुत बेहतर काम किया। पहला, कैनन फैक्ट्री जो लगी थी, किसने लगाया था, हैदर अली ने, उसमें सुधार करना शुरू किया। और दूसरा काम ये क्या किया भैया, इसने स्वयं गन का डिजाइन किया, स्वयं गन का डिजाइन बनाना शुरू किया। ये भी याद रखिएगा, पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर आदमी है, गन को इसने कहा भैया AK-47 बनाऊंगा तो मैं ही बनाऊंगा। तीसरा इसने क्या किया भैया, पर्शियन आर्मी, पर्शिया से क्योंकि माल सप्लाई करता था, इसीलिए इसने पर्शियन आर्मी को बुला करके अपने यहाँ अपनी सेना को प्रशिक्षण देना। और चौथा काम इसका तो सबसे शानदार, कहा भैया नौसेना आर्मी, नौसेना, ठीक ना, या नौसेना आर्मी लगाओ, पानी वाली, ठीक ना। अंग्रेजों ने पूछा भैया तुमको नौसेना की आवश्यकता क्या है, कहे हमारे यहाँ समुद्री डकैत लोग आ जाते हैं, इसी की वजह से हम इनको सुरक्षा देना चाहते हैं। वास्तविकता क्या है, नौसेना आर्मी किसके पास थी, अंग्रेजों के पास। उनसे मुकाबला करने के लिए इसने क्या किया, थल सेना तो थी, जल सेना, इनको भी प्रमोट किया। कहा भैया कि ये लोग जितने हैं ये सब खतरनाक है, अगर अंग्रेज अगर जल के माध्यम से युद्ध करेगा तो हम जल में उतार देंगे। अपना स्वयं का पोत बनवाया। अंग्रेज अगर स्थल मार्ग से युद्ध करते हैं तो स्थल मार्ग पे उतार दूंगा। पूरी रणनीति के साथ, पर्शियन आर्मी तो है ही, डिजाइन स्वयं कर रहा है, किसी प्रकार से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। अब कैनन फैक्ट्री में सुधार करा, बम एक से बढ़ करके एक बम बना रहा है। अंग्रेज वाले दंग रह गए, कहे भैया ये हो क्या रहा है। तो हुआ क्या भैया कि यहां इसने सेना में सुधार किया। कहा भैया सबसे खतरनाक लोग क्या है भैया, इस प्रशासन वाले, सबसे दगाबाजी तो यही प्रशासन वाले करते हैं। तो प्रशासनिक सुधार में बड़ा बेहतर काम किया, ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक सुधार में एक पोस्ट जनरेट किए जिसे बोलते हैं आमिल, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक पोस्ट जनरेट किया आमिल, जो किससे संपर्क करेगा, किसानों से। किसानों के लिए एक पोस्ट जनरेट किया जिसका नाम है आमिल। ये किसानों से संपर्क करेगा, उनको पैसा देगा, पैसा मिला है, इनको ऋण मिला है कि नहीं मिला है, पूरी जांच करेगा। और शाम को रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करेगा, टीपू सुल्तान। और साथ ही साथ इसने प्रशासन में एक काम और किया भैया, प्रजातांत्रिक सरकार का गठन। आज की जैसे प्रजातांत्रिक चल रही है, इसने भी क्या किया, प्रजातांत्रिक सरकार का गठन किया। कहा भैया हमारे यहाँ प्रजा ही सर्वश्रेष्ठ है, अब प्रजा को देखना ही हमारा कर्तव्य है। राजा हम बैठे हैं तो हमारी प्रजा हमेशा सुखी रहना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक विभाग में, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक विभाग की जांच करना शुरू किया।
प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी नियुक्त किया। ये अधिकारी क्या करता था भैया, अपनी पूरी टीम के साथ जांच करता था और बहुमत से निर्णय लेते थे। और इन पर नियंत्रण लगाने के लिए वजीर का पद जनरेट किया गया कि भैया एक काम करो, एक वजीर का पद जनरेट करो जो इन लोगों पर नियंत्रण रखे। प्रत्येक विभाग के सभी आदमी, एक अधिकारी मुख्य। जैसे आज सोचो कि परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग के एक मंत्री को बना दिए गए, उस मंत्री की एक टीम होती है, वो काम कर रही है, आपस में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जा करके बहुमत से निर्णय लेंगे। और इन पर नियंत्रण रखने के लिए वजीर बैठा हुआ है। और जब ये लोग अधिकारी लोग जो काम कर रहे हैं, इनको तो वजीर देख ही रहा है, साथ ही साथ ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसको करेंगे भैया, रिपोर्ट सीधा राजा को प्रस्तुत करेंगे और अंतिम निर्णय किसका होगा, राजा का। जैसे आज चलता है, मोदी जी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इनकी मंत्रिमंडल चल रही, मंत्रिमंडल को चुना किसने, इन्होंने शपथ दिलाए, अलग की बात है, राष्ट्रपति, लेकिन चुनने का काम तो यही करते थे। इनका मतलब इनको जो भी किसी भी विभाग से कुछ भी होता तो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, प्रधानमंत्री के पास, सारा कुछ होगा। ये जब वेरीफाई करेंगे तभी जाकर के वो सदन में पेश होकर के आएगा, अन्यथा। तो इसने क्या किया भैया, प्रजातांत्रिक सरकार का गठन किया। कहा सभी प्रत्येक विभाग के सभी अधिकारी होंगे, अलग अलग होंगे और सभी लोग अपना अलग अलग रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम हमारे सामने होगा और अंतिम निर्णय मैं करूंगा कि रिपोर्ट लागू होना चाहिए या नहीं। अब किसी प्रकार से तुम अगर गलती करोगे तो तुम्हारे लिए वजीर बैठा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच करने के लिए महान न्यायवादी बैठा जाता है, कौन बैठा था, राष्ट्रपति। भैया तुम देखते रहो, कहते हैं खुफिया खुफिया विभाग है, महान न्यायवादी क्या है, खुफिया विभाग है। तो इसने भी वजीर का पद जनरेट किया, इनको नियंत्रण लगा दे। सारे अधिकारी एकदम सख्त हो गए, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जब ईमानदारी से काम करोगे भैया, पैसा आने का काम हो ही रहा है, पैसा धड़ाधड़ आ रहा है, सेना में सुधार हो ही रहा है। ये काम इन्होंने अधिकारियों को सौंपा, ये तो हुआ ही, साथ ही साथ कहा भैया कुछ और विस्तार करते हैं, एक ऐसा काम करो कि जिससे हमारे घर में सभी लोग रोजगार हो जाए, आत्मनिर्भर प्रदेश बना। ठीक है, आत्मनिर्भर प्रदेश, केवल और केवल किसान ही केवल सर्वसुखी ना हो, पढ़े लिखे लोग भी सुखी हो सके या मजदूर वर्ग भी जाकर के सुखी हो सके। इसीलिए इसने कामना की है किसका, आत्मनिर्भर प्रदेश। कैसे भैया, एक कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी जिसे बोलते हैं मैसूर ट्रेडिंग कंपनी, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे मैसूर ट्रेडिंग कंपनी बनाई, मैसूर ट्रेडिंग कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा है भैया ये हो क्या रहा है, हम ही को टक्कर देने के लिए इस तरीके से कंपनी बना दिया। कहा कि अब भैया कोई भी आदमी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, किसान अपना काम करेंगे, मजदूर अपना काम करेंगे, पढ़े लिखे लोग अपना काम करेंगे, सबको नौकरी दो, पैसा हर जगह से आए। यहां से जो माल सप्लाई होगा उसको बेचो दूसरे देशों को बेचो, वहां से भी पैसा आ रहा है। इसका मतलब इसने क्या किया भैया, एक मॉडर्न फैक्ट्री लगा दिया, मॉडर्न फैक्ट्री। और जो इतना काम हुआ, अंग्रेजों को लगा भैया हम तो गए, मराठा को कब्जे में लेकर बैठे हैं। टीपू सुल्तान इतना मजबूत है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही कोई इनके घर में कदम मार सके, क्योंकि भैया इतना मजबूत आदमी, जहां पैसे की कोई कमी नहीं, कैनन फैक्ट्री बम बना के फैक्ट्री रखा है, नौसेना आर्मी लगा के बैठा हुआ है, जाओगे तो जाओगे कहां पे, पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। लेकिन जब ताकत आए तो घमंड नहीं आना चाहिए, यही ताकत इसके घमंड का कारण बनेगा। और घमंड ही क्या करेगी, इम्पेशंस को जन्म देगी, और इम्पेशंस क्या करेगा भैया, इनको लेकर के डूब जाएगा। इसी वजह से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो जाता है। कैसे होगा बाद में बताता हूं, ठीक है। उसके पहले याद रखिए टीपू सुल्तान की पर्सनालिटी क्या है, ठीक ना, पर्सनालिटी कैसी है, ठीक ना, इसकी पर्सनालिटी कैसी है। ये आदमी याद रखिएगा पहला जैकोबिन क्लब का मेंबर है,
जैकोबिन क्लब कहाँ है? फ्रांस में। जैकोबिन क्लब का मेंबर है, ठीक। अपने आप को दूसरा याद रखिएगा, यह व्यक्ति सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, यानी धार्मिक सहिष्णुता को फॉलो करता है। सेकुलर आदमी है, धार्मिक सहिष्णुता। कहीं कहीं आपको इतिहासकार देखने को मिलेगा कि हिंदू मंदिरों को इसने तोड़ा हुआ था। हाँ, कई जगहों पे तोड़ने का भी मिलता है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी है कि उसको पुनर्निर्माण भी कराया था। तो ये माना जाता है कि युद्ध के दौरान मंदिर टूट गए थे तो उसको निर्माण भी करवाया हुआ था। तो धार्मिक सहिष्णुता को पालन किया, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया। अब तीसरा काम इसने जो किया, कहा भैया सिटीजन ऑफ टीपू, सिटीजन ऑफ टीपू, यानी मैसूर का राजा सिर्फ और सिर्फ क्या, मैसूर किसके नाम से चलेगा? टीपू। टीपू के नाम से मैसूर, मैसूर टीपू, टीपू मैसूर, ये हो गया। सिटीजन ऑफ टीपू की उपाधि लिया। धार्मिक सहिष्णुता, जैकोबिन क्लब का मेंबर बना हुआ है। अब ये इसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, पढ़ा लिखा आदमी तो है ही, लेकिन इम्पेशेंस, घमंड, ये दो ऐसे आदमी के वीकनेस होते हैं। अगर इस पे आदमी काम कर ले तो दुनिया जीत सकता है। इसके पास इतनी योग्यता है, सब कुछ है, अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा हुआ है, सारा चीजें इसके पक्ष में जा रही हैं, सारी आर्मी इससे डर रही है, आसपास के लोग इस पर आक्रमण नहीं कर पा रहे क्योंकि इसने अपने आप को इस तरीके से बना कर रखा है। लेकिन छोटी सी गलती, घमंड में लिए गए निर्णय सर्वनाश का कारण बन जाते हैं। तो कैसे इसका सर्वनाश हुआ वो देखते हैं। तो होता क्या है भैया, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कैसे शुरुआत होगी बताता हूं। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा, मैंने आपको बताया ना कि हर चीज का एक कारण होता है, हर चीज का कारण होता है। टीपू सुल्तान अपने आप को पावरफुल बना चुका है, कोई दिक्कत नहीं, पावर तो है ही उसके पास। इसने क्या किया भैया, अंग्रेजों के पास देखो, अंग्रेज किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। उनको ये लगा भैया कि ये आदमी इतना बढ़ जाएगा तो हमारा होगा क्या। तुरंत इसने क्या किया भैया, एक काम किया, ईआईसी कंपनी ने एक व्यक्ति को बुलाया। ईआईसी कंपनी ने त्रावणकोर के राजा को बुलाया, कहा भैया कि आ जाओ हमारे समक्ष। त्रावणकोर के राजा की कोई वैल्यू नहीं, इसी कर्नाटक वाले क्षेत्र में ये भी है, उसी के बगल में, याद रखिएगा। ये आपका देखिए, ये है मैसूर, ठीक। और मैसूर के इसी बगल में आपके क्या है भैया, त्रावणकोर। त्रावणकोर, इनके राजा के कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है ना, उसको तलाशो। जैसे क्या होता है, गांव में आपकी कोई वैल्यू ना हो, किसी व्यक्ति की कोई वैल्यू ना हो, उसके घर गलती से कभी विधायक जी पहुंच जाए तो उसकी क्या अहमियत होगी वो तो आप जान सकते हैं। अब पूरे गांव को ताजुब होगा, भैया ऐसा क्या हो गया। अब सोचो कि त्रावणकोर के राजा को भैया कोई वैल्यू नहीं है, यानी जैसे हमारा और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन ईआईसी कंपनी फिर भी त्रावणकोर के राजा के पास जा रही। त्रावणकोर के राजा कह रहा है, भैया अरे साहब आप कैसे, हमको कोई पूछता नहीं, कहे अरे बेवकूफ लोग हैं जो तुमको नहीं पूछ रहे, तुम कितने पावरफुल आदमी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। कहता ना किसी को चढ़ा दो, झाड़ के चने पे जाकर के बैठा दो। इसने इतना मोटिवेट कर दिया ईआईसी कंपनी ने त्रावणकोर के राजा को। इसने क्या किया भैया, जुर्रत दिखा दी। जुर्रत क्या किया, याद रखिएगा, इसने जायकोट्टाई, नाम नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जायकोट्टाई और त्रावणकोर, कांगेडोर जिसको बोलते हैं, कांगेडोर, ये दो शहरों को इसने, जो कहाँ थे भैया, कोचीन के क्षेत्र में, जिसको टीपू अपना अधिकार मानता था, अंग्रेजों ने इस तरीके से चढ़ाया त्रावणकोर के राजा को, इसने बेच दिया किसको,
बेच दिया डचों को। अंग्रेजों ने नहीं खरीदा, ध्यान रखना। अंग्रेज डायरेक्टली युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, वो तो देखना चाहते थे कि टीपू लड़ सकता है कि नहीं, इतना पावरफुल हो गया, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना है। उसने त्रावणकोर के राजा को इतना उत्साहित कर दिया कि टीपू के ही राज्य का 2 क्षेत्र जिसको टीपू अपना मानता था, उन्हीं क्षेत्र को उठा करके बेच दिया किसको, डचों को। टीपू को लगा भैया तुम कैसे, गधे जैसी शकल, ना तो कोई तुम्हारे पास ताकत है, तुम हमारे ही क्षेत्र को दूसरे पे, जैसे तुम्हारी जमीन हो कोई दूसरा हो, लेकिन जमीन कहीं लिखित नहीं है, बस हम मानते हैं कि हमने कब्जा किया था, तुम उठा के बेच दिए। तो इसके बेचने की वजह से टीपू सुल्तान ने तुरंत आक्रमण बोल दिया कि इसके ऊपर, त्रावणकोर के राजा के ऊपर। सोचा विचारा नहीं, यही होता है गलतियां। ये नहीं सोचा कि जो मरा हुआ आदमी है उसमें अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई, मरे हुए आदमी में इतनी ताकत कहां से आ गई। इस बात की जानकारी किए बगैर त्रावणकोर के राजा के ऊपर टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया। हाथ किसका, EIC कंपनी का, साथ किसका, मराठा का, साथ किसका, निजाम का, सब साथ लेकर के भैया बना के बैठे हैं कि जैसे त्रावणकोर के ऊपर ये आक्रमण, राजा के ऊपर आक्रमण बोलेंगे, हम भी पीछे से चले आएंगे। ये तो युद्ध की शुरुआत करने का एक माध्यम था। फंस गए टीपू सुल्तान। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय इसके ऊपर भारी पड़ गया, और इसका परिणाम क्या रहा, याद रखिएगा। इसका परिणाम यही है कि भैया टीपू युद्ध में हार गया। युद्ध में हार। टीपू इतनी महान सेना लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन भैया अंग्रेज भी कम थोड़ी है, मराठों को लेकर के बैठे, सभी दुश्मनों को साथ लेकर के बैठा है। और चारों, जब एक तरफ से चारों ओर से घेर करके, सोचो इसका बैठा, ऊपर से घेरे, ऊपर से घेरे, इधर से घेरे, इधर से घेरे, चारों तरफ। ये जब तुमको चारों तरफ से घेर के बैठे हैं, तुम कहाँ कहाँ युद्ध लड़ोगे। एक आदमी 4 फ्रंट पे युद्ध थोड़ी लड़ सकता है। 2 फ्रंट चलो समझ में आता है कि डील कर ले जाओगे किसी तरीके से ताकतवर हो, लेकिन 4 फ्रंट पर कैसे युद्ध करोगे भाई। तो इसने चारों तरफ से घेरवा लिया इनको, और चारों तरफ से घेरने के बाद परिणाम तो फिर टीपू युद्ध में हार गया। और हारने की वजह से एक संधि करता है जिसे बोला जाता है क्या, श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि कौन, कब होती भैया, 1792 ईस्वी। ठीक, 1792। ये युद्ध कब होता है, 1790 से 92। इस समय इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था, चालाक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इसने श्रीरंगपट्टम की संधि करवाई, किससे, टीपू से, और कहा भैया इस संधि के तहत आधा राज्य दे दो तुम। क्या करो, आधा राज्य दे दो। आधा राज्य वही ले लिया, टीपू सुल्तान का आधा राज्य चला गया। इसके साथ साथ सोचो कहा पैसा दो, युद्ध का हर्जाना भरो, कितना भैया, कहा 3 करोड़ रुपया। जितना तुम भैया, जितना तुम फैक्ट्री लगा करके, कंपनी का ट्रेड करके जितना तुम कमाए थे, उस सारा पैसा एक ही बार में वसूल लिया, एक ही बार में। थोड़ी सी तुम्हारी जल्दबाजी की वजह, मूर्खता नहीं कहूंगा, व्यक्ति ताकतवर है, जल्दबाजी की वजह से 3 करोड़ रुपए भी गए, जितना पैसा लिए थे वो चला गया, आधा राज्य तुम्हारा चला गया। सॉरी, सेना सीमित हो गई, सेना सीमित हो गई। अब तुम करोगे क्या भैया। 3 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए देता है, बाकी 2 बेटे इसके कंपनी के संरक्षण में चले गए कि जब तुम पैसा दे दोगे तुम अपने दोनों बेटों को छुड़ा करके लेके चले आना। ये हो गई क्या इनकी श्रीरंगपट्टम की संधि। वसूली अच्छी खासी। टीपू सुल्तान, तुम्हारा भैया 15 बीघा का खेत है, 15 बीघा के खेतों में 7 बीघा तुम्हारा कोई कब्जा कर ले,
और उसके बाद कहे भैया यहीं तक रहना, दायरा तुम्हारा निश्चित है, तुम्हारे सेना जिसके दम पे तुम उछल रहे हो तुम्हारी सेना भी आधी कर दी जाए, अब पैसे का संसाधन खत्म कर दिया, कर्ज लाद दो इतना, तुम कर्ज वही देने में खत्म हो जाओ, करोगे क्या? इसने क्या किया, लेकिन टीपू जैसा आदमी हार मानने वालों में से नहीं था। कहा ठीक हमारा आधा राज्य ले सकते हो, हमारे ऊपर पैसा लाद सकते हो, हमारी सेना सीमित कर सकते हो, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। इसी को कहते हैं जज्बा। मैं अभी जिंदा हूं और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक संघर्ष करता रहूंगा। टीपू से सीखने की आवश्यकता है। इसने क्या किया भैया, अपने आप को फिर मजबूत बनाना शुरू किया आर्थिक रूप से। सेना को फिर बढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन जो सेना थी उसी सेना को मजबूत किया, और ताकि ये लोग बढ़िया से युद्ध लड़ सके। पैसा गया, पैसा जो भी था देता रहा लगातार। तो लास्ट में क्या होता है, 1799 में चौथा युद्ध हो जाएगा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध 1799। याद रखिएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है, डेट बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय भारत में शासन कौन कर रहा है, भारत में गवर्नर कौन है? भारत में गवर्नर जनरल है, उस व्यक्ति का नाम है बेलजेली, लॉर्ड बेलेजेली। ठीक, लॉर्ड बेलेजेली। इसको भेजा गया था क्या, सहायक संधि करने के लिए। क्यों करने के लिए, प्रश्न उठता है कि सहायक संधि लागू क्यों हुई, ऐसा क्या कारण रहा सहायक संधि को लागू करना पड़ा? याद रखिए फ्रांस में एक नई सत्ता निकल के आ रही थी, उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन। और नेपोलियन इतना खतरनाक आदमी, इसने क्या किया भैया कि ये प्रण ले लिया कि मैं पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी शक्ति ब्रिटेन है उसको खत्म कर दूंगा। तो नेपोलियन को लगा ऐसा ना हो भैया कि कहीं ये जाकर के टीपू सुल्तान से मिल जाए, और टीपू सुल्तान पहले से पावरफुल आदमी है, और टीपू सुल्तान ने मदद भी मांगी थी, जिनको ये व्यापार करता था उनसे भी मदद मांगी थी। तो नेपोलियन से भी इसका खतरा, मतलब ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि कहीं ऐसा ना हो कि नेपोलियन से इसका संपर्क है। नेपोलियन इतना खतरनाक आदमी, पूरे यूरोप में आतंक मचा के रखा है, ये अगर भारत आ गया हमारी कहानी खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरोप लगा दिया किस पे, टीपू सुल्तान पे, कि तुम हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि का उल्लंघन है। इसी वजह से इसने युद्ध छेड़ दिया। लेकिन वास्तविकता याद रखिएगा, डरते तो अंग्रेज भी थे, डरते तो अंग्रेज भी थे। इसने नेपोलियन के डर की वजह से टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया, और आरोप लगा करके उस पर युद्ध छेड़ दिया। और अभी टीपू पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं हुआ था। इसकी वजह से 1799 ईस्वी में इसका परिणाम फिक्स हो गया। परिणाम हुआ क्या, टीपू की हार। टीपू की हार। और टीपू की हार जब हुई तो टीपू को युद्ध के मैदान में मारा गया। पहला ऐसा शासक, पहला ऐसा राजा जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार युद्ध के मैदान में मारा, हत्या किया। क्यों किया, प्रश्न ये उठता है, इसलिए किया ताकि सहायक संधि, सहायक संधि याद रखिएगा 3 तरीके से होते थे। पहला तो ये था क्या भैया, बातचीत के माध्यम से, ध्यान रखना, पहला ये बातचीत के माध्यम से। दूसरा डायरेक्ट वार, नहीं मानोगे तो डायरेक्ट वार करूंगा। तीसरा ये है क्या भैया, कि जितने राजा जो पेंशनधारी थे, पेंशनधारी जो लोग थे, पेंशनधारी राजा के राज्य को खत्म, राजा के राज्य को कब्जे में, जितने भी मुगल वगैरह जो थे, जितने भी, सभी को पेंशनधारी बनाया हुआ था। बंगाल के नवाब को पेंशनधारी बनाया हुआ था, सभी को खत्म कर दिया। कहा तुम्हारा राजा का पद भी अब खत्म हो गया, तुम्हारा राज्य ही मैं कब्जे में ले लूंगा। कुछ लोग बातचीत से आ गए, बातचीत से आप याद रखिएगा 1 सेकंड माफ करिएगा, बातचीत के माध्यम से कौन आया भैया, हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद के बाद तंजौर,
तंजौर के साथ साथ मैसूर, अवध, भोसले, सिंधिया, ये सब जितने थे सब बातचीत के माध्यम से आ गए। डायरेक्ट वार मैसूर से हुआ, और डायरेक्ट वार में इसलिए ताकि ये सभी लोग बात करने के लिए बाध्य हो जाए, डर जाए। इसी वजह से टीपू को युद्ध के मैदान में मार देना, अन्यथा ये टीपू को मारते नहीं। लेकिन कहते ना 100 की भीड़ हो, एक आदमी को मारो 100 की भीड़ भाग जाएगी डर के मारे। डर को पैदा करने के लिए ताकि ये सभी लोग बिना युद्ध के माध्यम से हार जाए। क्यों? क्योंकि बेलजेली को भेजा गया था भैया पैसा अतिरिक्त नहीं दूंगा, लेकिन नेपोलियन के खतरे से भी तुमको बचाना है। इसी वजह से ये आया ही था। इसने बिना पैसा खर्च किए एक ही आदमी को मार करके ट्रेलर दिखाया और सभी को राजी कर लिया। भैया सभी लोग संधि करने के लिए बाध्य हो गए। डर बना दिया, खौफ, और खौफ बना करके सभी को अपने राज्य में शामिल कर लिया। ये रही रणनीति किसकी भैया? लॉर्ड बेलजेली। नेपोलियन भारत में आने ही नहीं पाया। अगर नेपोलियन भारत में आ पाता, अगर बेलजेली जैसा आदमी, योग्य आदमी अगर भारत में गवर्नर जनरल बन करके नहीं आता, तो कंपनी का शासन ही खत्म हो जाता। एक समय कंपनी पर खतरा मंडरा रहा था, कब? बंगाल पर जब युद्ध हो रहा था। एक समय कंपनी संकट में कब थी? जब कर्नाटक के सेकंड युद्ध में जो है फंसी थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय उस संकट से निकालने का काम किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इस समय संकट से निकालने का काम किसने किया? बेलजेली ने। समय समय पर इसको योग्य व्यक्ति मिलते गए और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर राज करना। इस वजह से क्या हुआ भैया? मैसूर जाकर के लास्ट में हार गए और टीपू सुल्तान को मारा गया। बाद में उन्हीं के किसी वड़यार वंश, जो आड़यार वंश था, उसी के वंश के किसी छोटे से शासक को उठा करके खानदानी लोगों को नाम मात्र का शासक बना दिया गया और उससे सहायक संधि स्वीकार करा ली गई, और जिसकी वजह से मैसूर अपनी स्वतंत्रता हो देता है। तो हम लोगों ने बेहतर तरीके से आज जो पढ़ा वो पूरा आपका आंग्ल मैसूर युद्ध रहा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा की, मैसूर क्यों रहा, क्या कारण रहे उसके, सारी चीजों पे हम लोगों ने बेहतर तरीके से बात किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें मैं आपको मराठा युद्ध पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आज साल बाई की चर्चा मैंने जिक्र किया। आने वाले समय में मराठा युद्ध बताऊंगा किस प्रकार से मराठा शक्ति अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देती है, क्या कारण रहता है, आपसी विवाद क्या होता है, आपस में लड़ने का कारण क्या होता है, और आपस में लड़ने का परिणाम क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।